हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, नो क्वेश्चन ऑफ कोर्सन इन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ली गई थी इस रिगार्डिंग में कि जो गवर्नमेंट है उसको कोई पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा था। तो सेंटर ने बेसिकली ये कहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी है वो अनइक्विवोकली अगेंस्ट कोर्शन इन फैमिली प्लानिंग, कि हम कोई भी फोर्सफुल कोर्शन नहीं करना चाहते, किसी को फोर्स नहीं करना चाहते फैमिली प्लानिंग के लिए, जो कि हमने देखा है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चाइना का एग्जांपल दे सकते हैं कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी की थी, उसकी वजह से अब उनका फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम हो गया, उनका टोटल रिप्लेसमेंट लेवल अब 1.5 पर आ गया है, तो उनकी पॉपुलेशन अब डिक्लाइन करने लग गई है। तो बेसिकली यही एग्जाम्पल रेफर किया गया है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोर्सन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। तो अगर हम ऐसा कोई कोर्सन मेथड लगाएंगे या फिर तो इससे क्या होगा, डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। और बेसिकली गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट वैसे भी डाउन आ रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी 2.2 है और 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल होता है। तो अभी 2.2 है, जो कि बेसिकली 2000 में 3.2 होता था, मतलब एक माँ का फर्टिलिटी रेट 3.2 होता था, मतलब वो अपने जीवन में 3 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी। तो वैसे भी वो कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला है जो भी हमने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए हैं वो वॉलंटरी इन नेचर है, विच इनेबल्स कपल्स टू डिसाइड द साइज ऑफ द फैमिली एंड अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग मेथड्स बेस्ट सूटेड टू देम। तो हमने जो भी अपने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किए हैं जो कि कोर्सिव नहीं है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, तो हम उसी मेथड पर जाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है, नड्डा रो एमएचई डिप्यूट्स 3 ऑफिसर्स पार्ट ऑफ ए सिक्योरिटी टू सेंटर। तो बेसिकली जो जेपी नड्डा हैं, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वेस्ट बंगाल में गए थे, तो इनकी जो कार पे हुआ था, उनको कार पे किसी ने पत्थर वगैरह मारे थे। तो जो आईपीएस ऑफिसर्स जिनको सिक्योरिटी का काम दिया गया था, तो उनको अब सेंटर ने डिप्यूटेशन पे बुला लिया है। तो वेस्ट बंगाल का यही कहना है कि आप ऐसे नहीं बुला सकते, वैसे भी वेस्ट बंगाल में आईपीएस ऑफिसर्स की कमी है। तो अगर फेडरल प्रिंसिपल पे जाएं तो टेक्निकली सेंटर के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे बुला सकता है, और कोई भी डिसएग्रीमेंट हो तो वहाँ पे सेंटर का डिसीजन प्रिवेल करता है। तो टेक्निकली द सेंटर हैज़ द राइट टू कॉल एन ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन एंड इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट इट्स डिसीजन प्रिवेल्स। हाउएवर गिवन द फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है कि मैटर कोर्ट में जा सकता है। सोर्सेज की इससे ये पता चला है कि क्या किया है, सेंटर ने इनको डेप्यूटेशन पे बुला लिया जो कि इनकी सिक्योरिटी कर रहे थे, तो उसके बाद भी ये सब हुआ, वायलेंस हुआ। अभी इन्वेस्ट मोर इन फार्म सेक्टर नॉट इनफ। तो प्राइम मिनिस्टर के बेसिकली जब वो फिक्की की इंडस्ट्री कैप्टन्स की एनुअल जनरल मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, उनका बेसिकली ये कहना है जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में वो काफ़ी कम हुआ है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। तो अमिड इंडस्ट्री कैप्टन्स एट फिक्कीज 93rd एनुअल जनरल मीटिंग अमिड गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिजॉल्व ग्रीवांसेस ऑफ फार्मर्स, जो कि हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है, टुडे व्हेन आई एम अमिड्स इंडस्ट्री leaders, I want to say this openly that the kind of investment that should have been done by a private sector वो unfortunately बहुत कम है। तो अब मैं ये दरख्वास्त करूँगा प्राइवेट सेक्टर से कि वो इस सेक्टर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हमारे पास कोल्ड स्टोरेज प्रॉब्लम्स है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट नहीं है, सप्लाई चेन कुड ऑपरेट ओनली टिल अ लिमिटेड पॉइंट। तो हमारे पास सप्लाई चेन भी बहुत लिमिटेड पॉइंट तक हम कर सकते हैं, हमें सारे ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली यही सब पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ने उठाए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली वर्क कर रही है इन सच प्रॉब्लम्स में, पर इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों की ज़रूरत है। और नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, कर्नाटका आईफोन प्लांट सस्पेंड्स वर्क आफ्टर पे रोड लीड्स टू वायलेंस। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पेमेंट ऑफ वेजेस में कुछ ऐसा हो गया था कि इनको वेजेस नहीं मिले, तो नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉमिस वेजेस, उसकी वजह से वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाई, वायलेंस किया और कुछ आईफोन लेकर भी वहाँ से चले गए। तो आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा जो इससे लास्ट ईयर का था, तो उसमें बताए थे अगर हम असेंबल इंडिया करेंगे तो उसके क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कितना ज़्यादा लेबर अनरेस्ट हो जाता है, जैसे कि इंडिया में हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा लेबर अनरेस्ट हुआ कि अगर वेजेस कम हुए थे तो आप बात कर सकते थे डिप्टी कमिश्नर से, पर उनसे कोई बात नहीं की कि वर्कर्स ने सीधे वॉयलेंस शुरू कर दिया और प्लांट पर अटैक कर दिया। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इस पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये बस वही वाली चीज़ों के एक्सप्लेनेशन एक्सटेंड कर रखे हैं, यहाँ पे मेनली प्रोटेस्ट की बात की गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये जो अभी वर्चुअल समिट हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने अपने क्लाइमेट चेंज में कितने कितने एग्रीमेंट्स को अचीव कर लिया, और मे बी हम जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो हमने अपने INDC दिए हैं, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, हम उसको एक्सीड भी कर सकते हैं, हम इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। सेइंग दैट द कंट्री हैड ऑलरेडी रिड्यूस्ड इट्स कार्बन एमिशन इंटेंसिटी बाई 21%। जो हमने ये बोला था कि हम 33 से 35% तक रिड्यूस कर देंगे बाई 2030, तो हमने 21% तो हम रिड्यूस ही कर चुके हैं एज़ कम्पेयर टू 2005 लेवल, ठीक है। तो हम हो सकता है अपने पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को एक्सीड कर जाएं। ये सारी बातें वो कहाँ बोल रहे थे, वो क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 में बोल रहे थे, जहाँ पर उन्होंने बेसिकली ये भी बोला कि जो बाकी सिग्नेटरीज हैं वो अपना दे शुड नॉट लूज साइट ऑफ द क्लाइमेट गोल्स।
तो वर्ल्ड लीडर की समिट हो रही थी, जिसको कौन होस्ट कर रहा था? यूके, जिसको COP26 की प्रेसिडेंसी भी दी गई अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा फ्रांस, और इसके साथ पार्टनरशिप थी इटली और चिली की। ये सब लोग 5th एनिवर्सरी मना रहे थे पेरिस एग्रीमेंट की, जो कि बेसिकली 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था। तो इनका मेन एम यही है कि जो टेम्परेचर है वो हमें 1.5 डिग्री से कम रखना है एज़ कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, मतलब 2 डिग्री से कम रखना, पर अगर कोशिश हो सके तो 1.5 डिग्री से कम रखना है। तो हमने इंडिया ने क्या क्या किया? इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी वो 2.63 गीगावाट से ग्रो होकर 36 गीगावाट हो चुकी है 2020 में। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि 175 गीगावाट रीच हो जाएगी बिफोर 2022। इसके अलावा हमारा और भी एम्बिशियस टारगेट है कि हमें 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करनी है बाई 2030। हमने अपना फॉरेस्ट कवर भी एक्सपेंड किया है, बायोडाइवर्सिटी को भी सेफगार्ड किया है। तो यही सब है। तो इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी ये बोला था कि उन्होंने एटलीस्ट 68% उनको भी अपने एमिशंस रिड्यूस करने बाई 2030। तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने भी ये बोल दिया कि चाइना भी कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेगा बाई 2060। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि दिए गए हैं, अब इन सबको अचीव करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर अभी हम ये जो फिक्की की मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर पीयूष गोयल जी का भी कुछ कहना, तो उन्होंने कुछ एजेंडा बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कि गवर्नमेंट काम कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बूस्ट करना है अक्रॉस 24 सेक्टर्स बाई ₹200 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स। तो 10 सालों में लगभग 24 सेक्टर्स में 200 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट होगा हमारा। तो उन्होंने वो 24 सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो बता देंगे कुछ ही दिनों में। द इनिशिएटिव लेड बाई इंडस्ट्री टू कम अप विद एन एक्शनेबल एजेंडा टू एड नियरली ₹200 लाख करोड़। तब एजेंडा वर्क होगा तो मैन्युफैक्चरिंग समय GDP भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पर्सन इन न्यूज़ में आप यूए खादिर याद रख सकते हैं, फाइनेस्ट मलयालम राइटर्स, वो अब उनकी डेथ हो गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ये बेसिकली संडे को ये सब आता है किसी एक बारे में, और आर्टिकल्स कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सरलिज्म एज रियलिटी, इसमें यही बोला गया है कि हम जब देख रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, उसके बाद हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा डाउन चल रही, कोविड-19 पैंडेमिक से हम बाहर नहीं आ पाए, उसके बाद भी हम पार्लियामेंट बिल्डिंग पे इतना पैसा खर्च कर रहे थे। ये सारे आर्टिकल, ये हमें नेगेटिव न्यूज़ से दूर ही रहना है। अब नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। इजराइल सेज इट एस्टैब्लिशेस डिप्लोमेटिक टाइज विद भूटान। तो इजराइल ने बेसिकली भूटान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को इस्टेब्लिश कर लिया है। तो Israel new relations with the relatively isolated Himalayan nation did not appear to be related to its budding ties under US sponsored accords। तो अभी आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट में बेसिकली US स्पॉन्सर कर रहा था कुछ अकॉर्ड्स कि इसराइल को सारे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करें। तो उसमें करा भी बहुत सारे कंट्रीज ने, फॉर एग्जांपल बहरीन ने कर लिया, अभी मोरक्को ने कर लिया, इजिप्ट ने तो बहुत पहले कर रखा था, जॉर्डन ने कर लिया, UAE ने कर लिया। तो बहुत सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया है इसराइल को एज अ कंट्री और उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये उनको बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड्स बोला जाता है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो जो UAE और बहरीन नहीं कहता तो उनको अब्राहम अकॉर्ड बोला जाता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल वैसे भी और रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, जो कि इसने अभी भूटान से किए। तो भूटान हैज़ फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद ओनली 53 कंट्रीज, सिर्फ 53 कंट्रीज की भूटान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं। अब यूके नेवी टू प्रोटेक्ट फिशिंग वाटर्स इन केस ऑफ नो डील। तो आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन है वो बेसिकली एग्जिट कर रहा है यूरोपियन यूनियन से। तो अब कंटेंशियस पॉइंट ये भी है डील में कि यूके चाहता है वो अपना फिशिंग वाटर्स एक्सेस ना करने दे यूरोपियन यूनियन को, पर यूरोपियन यूनियन चाहती है कि यूके अपना फिशिंग वाटर एक्सेस करने दे। तो अगर कोई डील नहीं होती है तो यूके अपने फिशिंग वाटर को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को उसको फिशिंग वाटर के एक्सेस करने नहीं देगा। तो 4 रॉयल नेवी पेट्रोल शिप्स विल बी रेडी ऑन जनवरी 1 अगर कोई भी बिना किसी डील के एग्जिट करना पड़ता है ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से। लेंडर्स टू वर्क आउट रीकास्ट प्लान ज्वाइंटली विद बोरोवर्स सेज RBI। तो अभी आपको पता होगा केवी कामत कमेटी बनी थी कि अभी हमने जो देखा था कोविड-19 के क्राइसिस के चलते लोन बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट हो रहे थे, तो उसने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, उन्होंने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे कि जिसके लिए हमें रिजोल्यूशन प्लान चाहिए। तो रिजर्व बैंक ने बेसिकली बोरोवर से कहा है कि टू रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्यूशन रादर देन वर्किंग आउट रिजोल्यूशन प्लान अंडर द केवी कामत कमेटी। मतलब जो बोरोवर्स हैं वो खुद से रिजोल्यूशन प्लान के लिए एक रिक्वेस्ट करें। द रिजोल्यूशन प्लान विल बी वर्कड आउट ज्वाइंटली बाय द लेंडर्स इन कंसल्टेशन विद द बोरोवर्स। तो जो रिजोल्यूशन प्लान होगा वो ज्वाइंटली बिटवीन द बोरोवर्स और द लेंडर्स होगा। ठीक है। RBI ने क्या बनाई थी इससे पहले? केवी कामत कमेटी। तो उन्होंने कुछ बेसिकली बताया था 26 सेक्टर्स जिनके लिए रिजोल्यूशन प्लान्स की ज़रूरत है। इसके अलावा अब ये जो फिक्की थी 93rd एनुअल कन्वेंशन ऑफ फिक्की, तो वहाँ पर गडकरी जी का भी कुछ कहना। उन्होंने क्या बोला, अगर हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन उसे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमें 30% करना पड़ेगा। फ्रॉम 22 to 26% जो है उसमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एग्रीकल्चर में भी GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा अबाउट
25% करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली 14 से 60% है। उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी फ्रॉम चाइना। आई एम नॉट, उन्होंने बेसिकली अपना बताया कि मैं कोई बिजनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक कार्स, ई बाइक्स, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कि हम इंडिया में बना सकते हैं। तो मिनिस्टर ने बेसिकली अर्ज किया इंडस्ट्री को कि ऐसे प्रोडक्ट्स देखें, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट्स और लिथियम आयन बैटरीज दैट आर बीइंग इंपोर्टेड एंड व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, कि क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या क्या हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वॉट एवर द थिंग, वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं हमें उनके स्वदेशी अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड कॉस्ट। तो बेसिकली यही आत्मनिर्भर है। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.